मुख्तलिफ सूबे और इन मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स, फिर इसके बाद वफाकी और सूबाई निज़ाम तालीम। जिस मुल्क में नौजवानों की तादाद आबादी से 60% या उससे ज़ायद हो, तो इस मुख्तलिफ तालीमी निसाब और निज़ाम में वो कैसे दौरे जदीद के तकाज़ों से अपने आप को हम आहंग करेंगे। आज का हम आवाज़ मुल्क में जारी निज़ाम तालीम और निसाब तालीम के नाम। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं जामिया कराची आर्ट्स लॉबी में। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं, जो कि डिफरेंट फील्ड से तो हैं लेकिन डिफरेंट एरियाज से भी हैं, तो इनसे हम मजमूई तौर पर जो तालीम या निसाब में मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंसेस हैं उन पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। पहले तो मुझे बताइए किस इलाके से पाकिस्तान के? जी मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। तो मुझे एक छोटी सी बात आपसे पूछी जो कि शायद बड़ी अहमियत रखती है। एजुकेशन सिस्टम पे बड़े सवालात उठते हैं, उससे कबल मुझे निसाबी फ़र्क के बारे में बताइए कि जिस स्कूल कॉलेज से आपने तालीम हासिल की और इस लेवल तक आए तो उसमें किन किन स्टेप्स को आपने कवर किया? जाहिर सी बात है, आप प्राइमरी लेवल से आते हैं, मिडिल लेवल पर, मिडिल से हायर, फिर आप देखते हैं यूनिवर्सिटी का पूरा तालीमी पूरा एक क्राइटेरिया, यहाँ का कैरिकुलम, यहाँ सारी चीज़ें आपको पता है, पूरा प्रोसीजर एक अलग होता है। क्योंकि हायर एजुकेशन आप HEC से रिलेटेड होते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका पूरा सिनेरियो अलग होता है आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से। निसाब आज के दौर में ये एक परसेप्शन है कि जी कई सालों पुराना निसाब हमें पढ़ाया जा रहा है, क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल आपकी सही बात है। अभी गुज़श्ता 1-2 साल से काफ़ी इस पे काम हुआ है, निसाब पे बहुत काम हुआ है कि निसाब काफ़ी चेंज हुआ है, अपडेशन हो रही है। निसाब काफ़ी चेंज हुआ है, जो ईयर्स हैं वो ज़्यादा कर दिए हैं, निसाब बढ़ा दिया है। ये भी काफ़ी अच्छा है कि इनका कदम है कामयाबी की तरफ, ये हम समझते हैं। अच्छा, इस कदम में जो पहले के कदम आपने उठाए हैं, जो लिए हैं, उसमें और इसमें कोई फ़र्क या कोई ऐसा तो नहीं आ गया कि जी वो आसान था ये मुश्किल है? नहीं, फ़र्क सिर्फ बंदे की सोच पे होता है। वो अगर आसान बनाना चाहे आसान है, मुश्किल बनाना चाहे मुश्किल है। ठीक हो गया। मुझे लग रहा है कि असाइनमेंट ज़्यादा तगड़ी है आपकी हैं जी। इस असाइनमेंट से पहले जिस सिनेरियो में आप हैं, यहाँ तालीमी सिस्टम किस किस्म का है? बुक्स नहीं है, पुरानी है या पुराना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से टीचर्स ऐसी हैं जो खुद सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट हमारी जो एक टीचर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट उन्होंने जो है वो गूगल क्लासरूम में 2-3 बुक्स खुद पढ़ती हैं, फिर हमें जो अच्छी लगती है वो हमें सजेस्ट करती हैं। एक अपडेटेड सिनेरियो आपको प्रोवाइड किया या बताइए आप कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं? स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन। आप तमाम? फिलॉसफी। आपका बेटा? स्पेशल एजुकेशन फिलॉसफी। क्या फ़र्क है फिलॉसफी और स्पेशल एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में, और फिलॉसफी इज़ अ डिफरेंट फील्ड। फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा। आप फ़लसफ़ा पढ़ रहे हो बेटा, मुझे एक बात बताओ, इस फ़लसफ़ा को पढ़ने से कबल किस पड़ाव से आप जो है वो किस बोर्ड, किस स्कूल से घूमकर इस मकाम तक पहुंचे? मैं आई हूँ इंटीरियर से। तो मेरा जो फर्स्ट बोर्ड था वो था हैदराबाद बोर्ड। अब मैं जो हूँ, अब यहाँ पे एडमिशन हुआ है तो मेरा फोर्थ है कराची यूनिवर्सिटी। तो अब मेरे जो है वो बोर्ड आगे पीछे हो गए हैं, तो मैं पहले हैदराबाद बोर्ड की थी, अब मैं कराची बोर्ड की स्टूडेंट हूँ। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो एक फ़र्क आपके इसमें आया है, इसमें किसी किस्म की मुश्किल आई आप चीज़ों को अडेप्ट करने में, कि थोड़ा सा वक्त लगा या एवरीथिंग वाज स्मूथ? नहीं, एवरीथिंग इट्स ओके, मतलब सब चीज़ें ठीक थी, मतलब कोई इतना मसला नहीं हुआ मुझे इस बार। मैंने कैम्ब्रिज बोर्ड से पढ़ा है, तो वो बिल्कुल एक चेंज था, और यहाँ पे कराची बोर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज स्टडी मेथड और जो भी हमारा प्रैक्टिकल, यहाँ प्रैक्टिकल वे ज़्यादा है और वहाँ पे ऑल्टरनेटिव थियोरेटिकल ज़्यादा था, बट वहाँ पे शॉर्ट उसमें लाइक हमें जल्दी वो करवाते थे। यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म मेथड से करवाते हैं। कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन। किस इलाके से पढ़ के इस लेवल तक आए हो? मैंने 8th तक गिलगित से पढ़ा है। अच्छा। उसके बाद 9th में कराची आया हूँ, और 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कराची से किया है मैंने। तो तुम मुझे ज़्यादा अच्छा बता सकते हो, गिलगित एजुकेशन सिस्टम, कराची बोर्ड, कराची का 9th मैट्रिक एंड देन अदर कराची यूनिवर्सिटी। तो ये जो 3-4 अहम पड़ाव आपने अपनी इस एजुकेशन में अबूर किए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कहाँ खामियां हैं, कहाँ बेहतरी है और कहाँ मज़ीद बेहतरी की? आई थिंक अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो गिलगित में बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से डिफरेंट है, ठीक है, और निसाब डिफरेंट है, तरीक़ेकार डिफरेंट है। हम अटेंडेंस की बात करें तो अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन किया है या कॉलेज वगैरह जो भी हो, यहाँ पे आप जाए ना जाए ये आपकी मर्ज़ी है। वहाँ पे ये नहीं है, अटेंडेंस तो इम्पोर्टेंट है, पूरी है। पूरी है। कराची में
कमजोरी है, अटेंडेंस में कमजोरी है, और निसाब में भी है। अगर एग्जाम में तो आपने पास में मुझसे अच्छी चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहाँ पे ये नहीं, ट्रांसपेरेंट वे में होता है हर चीज़। हमारा जो आज का बच्चा है वो भी थोड़ा सा डायरेक्शनलेस कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग हमें ये कह रहे होते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं चूज़ करो। यानी कि अगर हम भी फ़िलासफ़ी में है ना, तो देयर आर सो मेनी पीपल जो हमें कहते हैं कि अरे ये क्यों कर लिया और ऐसा क्यों कर लिया। तो आई थिंक हाँ है, डायरेक्शनलेस है बच्चे। इस पे कुछ करियर काउंसलर से कभी कोई राब्ता हुआ, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ प्रोवाइड ही नहीं की जाती, ना कॉलेजेस में ना स्कूल्स में। बस आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है, या फिर आप कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो आप किसी अपनी पसंदीदा फील्ड में जा सकते हैं। टीचर का अच्छा होना ज़्यादा अहम है या स्टूडेंट का भी जान मार के पढ़ना अच्छा होना ज़्यादा अच्छा है? टीचर का इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए टीचर एक है, वो आपको सामने से ही पढ़ा ही नहीं रहा, इंटरेस्ट डेवलप होता है टीचर से। अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन टीचर अच्छे से पढ़ाए तो वो इंटरेस्ट लेगा। द थिंग इज कि एक बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है लेकिन इसको समझ भी नहीं आ रहा कि पढ़ाया कि जाए तो वो कैसे पढ़ेगा। जब आप डिग्री मिल जाती है, वेयर यू कैटेगराइज कि आप कहाँ स्टैंड करोगे? मैंने अगर अपना फ्यूचर देखा है तो मैं आज वही डिस्कस कर रही थी कि मैं क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में आगे जाऊंगी और आगे क्राइम में कुछ करूंगी। सेकंड थिंग, मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो एयरफोर्स या तो समथिंग लाइक CS। हाँ, नहीं तो PhD तो कर ही लूँगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी जिंदगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये हमारे आज के यूथ है जो कहीं कहीं डायरेक्शनलेस भी हैं, कहीं कहीं जो है वो कहते हैं कि जो लिया है इस पर हमने इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, मुख्तलिफ तालीमी निसाब या सिस्टम से वो पड़ाव क्रॉस करके इस लेवल तक आए हैं, पॉजिटिव हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि निज़ाम और निसाब इसमें बड़ा गैप है। एक और जामिया में चलते हैं और वहाँ के तालिब इल्मों से भी बात करते हैं, और फिर इस शोबे से जो रिलेटेड लोग हैं उनका एक्सपीरियंस भी हम शेयर करते हैं कि वो इतनी यूथ की तादाद के बाद कैसा देख रहे हैं कि जब ये बच्चे पढ़ के मार्केट में आएंगे तो ये कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। इस यूनिवर्सिटी में आने से कबल किस किस स्कूल में आपने तालीम हासिल की, और वहाँ पर जो आपका इस वक्त माइंडसेट है, एंड आई एम ट्रस्ट मी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी आज यूथ ये सोच रही है, जो कि शायद मैंने अपने इस टाइम पर नहीं सोचा था, या शायद मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा था। तो ज़रा मुझे वो जानना है कि कॉलेज और स्कूल, उसमें एजुकेशन का सिस्टम किस किस्म का था? काफ़ी अच्छे तरीके से एक लर्निंग इन्वायरमेंट दिया गया, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कॉलेज, जब हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर हमें नहीं दिया गया। ओके। मैं सोच के गई थी, मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हुई थी, कि मैं सोच के गई थी वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा होगा। जब मैं अपनी फर्स्ट डे गई हूँ तो वहाँ पे मतलब क्लासेस में कुछ टीचर्स नहीं थे, बस हम लोग बैठ गए और वहाँ पे कोई निज़ाम ही नहीं है, वहाँ पे ना पंखे चल रहे ना कुछ है। इट वॉज फैसिलिटेशन नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड लगा कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई नहीं आ रहा है कॉलेजेस में अटेंड नहीं करना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ भी चेक एंड अटेंडेंस वगैरह कुछ नहीं होता। आपका भी ये एक्सपीरियंस? हाँ, अटेंडेंस नहीं होती थी, क्लासेस लेनी है तो आपको ले, वहाँ कोई हमें नॉलेज एसेस नहीं मिल रही थी। हम कोचिंग जा रहे थे तो वहाँ से हमें नॉलेज मिल रही थी। इस स्टेप के ऊपर क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत है? ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम लोग खुद पढ़ते हैं, खुद सब करते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास लाइब्रेरी की सहूलत है, हर चीज़ की सहूलत है, तो अब हम खुद सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। पहले टीचर्स हैं रेगुलर आपके बिल्कुल इंस्टीट्यूट में, फैसिलिटेशन हर किस? ऑफ कोर्स वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हमें हर तरह से हेल्प आउट करते हैं। अगर हम लोग कहीं फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम सिर्फ एक कॉल अवे होते हैं और हमें सिर्फ वहाँ पे जाना होता है, या हम लोग उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, तो फैसिलिटेशन बड़ी अच्छी है और जो डिस्टेंस थे वो बड़े क्लोज हो गए। तो मैं इस चीज़ को ही इसका खासा समझूं या और कोई वजह भी है? और अगर आपका किसी का स्कूल कॉलेज का इस किस्म का एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा जनाब। आप चूँकि मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, तो प्राइवेट कोई फ़र्क था? क्योंकि इस बच्ची ने तो कहा कि जी स्कूल तक अच्छा था, फिर एकदम गैप आ गया कॉलेज में। स्कूल तक भी अच्छा नहीं था और कॉलेज चूँकि गवर्नमेंट था तो वहाँ पे टीचर्स की अटेंडेंस का बड़ा मसला था। आपको पता नहीं होता था टीचर्स कब आ रहे हैं और कौन से टीचर्स आ रहे हैं, आप प्रिपेयर होकर जाते थे किसी और टीचर के लिए। तो और दूसरा जो स्कूल था उसमें यह था कि टीचर्स की, अब हमारे जो आने वाले स्कूल्स हैं चूँकि वो बिज़नेस में कन्वर्ट हो गए, तो ये ज़रूरी है कि टीचर्स ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, टीचर्स ने अब ये समझ लिया है कि यार हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी नहीं आती, लिहाजा इनको इंग्लिश पढ़ के उर्दू में मतलब बता दो तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आप तमाम से मेरा एक सवाल है, डिग्री करने के बाद यहीं काम करना है या मुल्क से बाहर जाना है?
जैसे आप कह रहे हैं बाहर जाने का, तो इकरा ने इस पे बहुत काम किया इस चीज़ में कि हमें यहीं पर ही इंटरनेशनल फैकल्टी प्रोवाइड की है। उन्होंने कहा यहाँ से बच्चे जो है इतने 50,000 बच्चे बाहर पढ़ने जाएँ, उल्टा हम बाहर से 5,000 टीचर्स बुला लेते हैं ताकि हम उस लेवल को मीट कर सकें। लेकिन हमारी जो जॉब मार्केट है उसमें कुछ बड़े टैग्स लगे हुए हैं। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली या बीइंग द स्टूडेंट ऑफ दिस लेवल, आप इसको कैसा देखते हैं कि आप यहाँ जॉब कर पाएंगे? क्योंकि जॉब मार्केट में जब फ्रेश ग्रेजुएट आता है तो उन्हें कुछ किसी किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इन चीज़ों का आप लोग कैसा देखते हैं? मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो बोलता है मैं पहले एक्सपीरियंस लाओ, बंदा एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? फ्रेश ग्रेजुएट्स कैसे लेकर? हाँ ठीक है, उसके लिए वो जिस तरह मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ जॉब भी। अच्छा गुड। हाँ, तो मैं यही पहले मुझे चाहता हूँ कि मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ ताकि जब आगे जॉब पे जाऊँ ग्रेजुएट के बाद तो मुझे बोल सकूँ हाँ भी मैंने यहाँ से जॉब की हुई है, तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। और एक और चीज़ भी परसेप्शन है हमारे यहाँ ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कि जी जॉब नहीं हो सकती या बहुत ज़्यादा बर्डन आपके कांधों पर आ गया, तो आप लोग समझते हैं कि ड्यूरिंग दिस एजुकेशन आप कोई छोटा मोटा इंटर्नशिप कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस गेन कर? जैसे मैं कर रही हूँ, ये मेरी दूसरी इंटर्नशिप है। लाइक मैं 6th सेमेस्टर मेरा अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो मेरे ख्याल से मिल सकता है। आप? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, साथ में मैं अपना एक बिज़नेस भी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने आप को कितने लेवल तक पुश करते हैं। सही है, अब अगर आप अभी अपने आप को पुश कर लेंगे तो ऑब्वियसली जब रियलिटी आपको हिट करेगी व्हेन यू गो इन प्रोफेशनल लाइफ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप नौकरी करते करते पढ़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते नौकरी कर सकते हैं अगर आपकी अपनी विलिंगनेस हो। अच्छा, ये हम बाहर तो जाके कर लेते हैं, पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो होता है कि जी हमें सब कुछ जो है वो तैयार चाहिए। फ्लेक्सिबल आवर्स का भी फ़र्क है। पहले जो यूनिवर्सिटीज़ जिसमें हम बचपन से सुनते आते थे बच्चे एक ही टाइम पे जाना होता था, लाजमी उन्हें क्लासेस लेनी होती थी, अब ऐसा नहीं है। इकरा में सिस्टम ऑनलाइन हो गया, फ्लेक्सिबल आवर्स, हम खुद अपने स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, यार हमें ये टाइम सूटेबल लगा। मतलब जो वेस्ट का एक तरीक़ेकार है वो यहाँ पर है, जब हम पढ़ना चाहें तो उस टाइम पे हम पढ़ें और काम भी कर सकते हैं। जी बच्चा, आप क्या कहते हैं? मैं भी यहाँ पे एक इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, फिर मैं अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी फैसिलिटी है कि मेरी स्लॉट्स उसी टाइम के मैं अपने एडजस्ट कर लेती हूँ कि मैं वहाँ पे भी काम कर सकूँ और मैं अपनी क्लासेस में भी कोई इशू ना आए, मेरे प्रॉब्लम में। साथ में मेरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी जो है फैसिलिटी है। जो हम लोग अपने सूटेबल टाइम से ले लेते हैं तो हमें काफ़ी ईजी हो जाता है। इस तरह से हम इंटर्नशिप वगैरह भी साथ साथ कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी ईजी हो जाता है इस तरह। इन तमाम से बात करके मेरे जहन में वो एक अच्छी कहावत आ रही है, वो बड़ी सादर आती है इस मौके पर कि व्हेन देयर इज़ अ विल देन देयर इज़ अ वे। ठीक है, कहीं हमें फैसिलिटेशन अच्छी मिली है स्पेशली इस जगह पर, और कहीं नहीं मिल रही है तो उसमें हमें जो है वो थकना नहीं चाहिए या हार नहीं माननी चाहिए। और ये हमारे यूथ हैं जिनकी तादाद इस मुल्क की आबादी में बहुत ज़्यादा और फ्यूचर लीडर हैं, आई मस्ट से। मज़ीद भी इस किस्म के और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके इस एजुकेशन के सिस्टम में किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में एजुकेशन सिस्टम में जो तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। करियर काउंसलर मुफर्रा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। मुफर्रा, बहुत शुक्रिया टीम हवास को आपने वक्त दिया। तालीमी निज़ाम हमारा जैसा है वो हम सबके सामने है, लेकिन इस निज़ाम में गुज़रे कुछ वक्तों में बेहतरी आपको देखने में आई है या अभी भी कुछ बड़ा गैप है? गैप तो एग्जिस्ट करता है। हर कोई, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग इस बारे में बात भी करते हैं कि एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में गैप है। उस गैप को एड्रेस करने की काफ़ी लोग कोशिश भी कर रहे हैं। एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन देयर पर्सनल कैपेसिटीज़ नाउ, ऑर्गेनाइजेशंस भी, यूनिवर्सिटीज़ भी इस गैप। अच्छा, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये पोस्ट कोविड हुआ है या ये प्री कोविड से ये सूरत हाल चल रही है? प्री कोविड में एफर्ट्स करने की कोशिश की थी ऑर्गेनाइजेशंस ने। पोस्ट कोविड के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट हुई है क्योंकि सबने देख लिया है कि अनसर्टिनिटी बहुत थी। हमारे जो तालिब इल्म है मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज से पढ़ के यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है, तो जब यूनिवर्सिटी पे आता है इस लेवल पर तो वो उसी दौड़ का हिस्सा हो जाता है कि जी 4 साल के बाद डिग्री लेनी है, या उसके जहन में कोई चीज़ें सेट क्लियर होता है कि नहीं जी ये मेरा टारगेट है, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, जो कि रिलेटेड टू उसके स्किल हो गया, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हो गया। तो इन चीज़ों पे कोई सवालात उठते हैं, आप तक पहुँचती हैं क्वेरीज़ के
किसको आपने किस तरफ गाइड करना है, या सब के सब जो है बस BBA चल रहा है तो BBA कर लें, मीडिया साइंस करना तो मीडिया साइंस कर लें, या कोई और फैकल्टी है तो वो कर लें? असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने पेरेंट्स ड्रिवन है। Okay. तो होता ये है कि पेरेंट्स या रिलेटिव ने उनको किसी फील्ड के बारे में बता दिया एंड दे आर ओवरवेल्म्ड विद दैट फील्ड, और वो उस फील्ड में एंटर हो जाते हैं। व्हेन दे कम टू अस, तो फिर असल हम सवाल उनसे पूछते हैं कि व्हाट यू हैव इन माइंड, आपका प्लान क्या है। बहुत सारे बच्चों का तो प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं होता ना, दे डोंट नो इन विच पर्टिकुलर फील्ड दे वांट टू गो। चलो BBA ले लिया, एंड दे हैव नॉट बीन गाइडेड के एज पर देयर स्किल्स उनको कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। क्योंकि कॉलेज लेवल पे इतने करियर काउंसलिंग्स कहाँ है, देयर नो करियर काउंसलिंग क्लिनिक्स, नो करियर काउंसलिंग ऑफिसेज। स्कूल लेवल पे तो है ही नहीं। कुछ बड़े स्कूल्स ने अगर ये इम्पार्ट कर भी दिया है अपने करिकुलम में या अपने, वो एक लिमिटेड सेगमेंट के अंदर है, बहुत लिमिटेड। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो सरकारी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है, और फिर कुछ हाई ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक डिफरेंसेस हमारी क्लासेस के अंदर आ गए हैं या सोसाइटी में आ गए, तो उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्टॉर्ट किया है या उसने कुछ रीवैम्प किया है? वो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आई डोंट थिंक किसी ने रीवैम्प किया है अब तक, क्योंकि आई हैव बीन टू वेरियस इंस्टीट्यूट्स, लेकिन आप उसको अगर आप एक पब्लिक सेक्टर, ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर ने अभी इस कॉन्सेप्ट को तो अडॉप्ट ही नहीं किया। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूँ तो इवन एलीट यूनिवर्सिटीज़ ना, उसके अंदर भी अभी जो बच्चे आते हैं करियर काउंसलिंग क्लिनिक्स में, तो उनके वो बड़े डिस्टॉर्टेड होते हैं कि हमें करना क्या है। तो अभी तक वो आई थिंक अभी क्लैरिटी आई नहीं है स्टूडेंट के दिमाग में कि उन्हें करना क्या है। विद दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस जो हम उनके साथ करते हैं, उससे उनको थोड़ी इस सेंस में क्लैरिटी आती है कि 4 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, वेयर विल आई बी। जॉब शैडोइंग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, उनको इंडस्ट्री में भेजते हैं, वहाँ पे जाके वो उन्हीं जो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू बी एन HR मैनेजर, आई विल डिप्यूट दैट पर्सन टू एन HR मैनेजर, और वो फिर एक्सपीरियंस करेगा, फिर उसको समझ आएगा यार ये मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। सोचने के अंदर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब रियलिटी चेक दिखेगा then the person will be able to know यार this is my field or this should not be my। और शायद अगर ये चीज़ और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हो तो शायद जो ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ हो रहा है वो रुक जाए। डू यू एक्सपेक्ट कि इस पे कुछ काम करने की ज़रूरत है? आई थिंक बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सारे जो कॉम्पिटेंट बच्चे हैं वो तो बाहर चले जाते हैं। दे वांट टू स्टडी अब्रॉड, दे वांट टू गो वर्क अब्रॉड, बी सेटल्ड देयर, टेक देयर फैमिली फ्रॉम हियर टू देयर। तो ब्रेन ड्रेन तो बहुत ज़्यादा हो, जो कि बड़ी नेगेटिव बात। आई एग्री टू दैट। इसका डायरेक्टली सहरा किसके सर जाता है? एजुकेशन सिस्टम को जाता है, हुकूमत को जाता है? आप क्या समझती हैं? आई थिंक हुकूमत को भी एजुकेशन के ऊपर थोड़ा और एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट अपनी कैपेसिटी में मेहनत कर रहा है, लेकिन जब उसको वो सपोर्ट ही नहीं मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन की बैकएंड से, सरकार की तरफ से, बिल्कुल, तो इसके ऊपर इतना अच्छे से काम नहीं हो सकता। मुफर्रह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अहम पॉइंट्स के हवाले से करियर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हमने इस डिस्कशन में आपके सामने रखे हैं कि तालिब इल्मों को किस किस किस्म का जो है वो सामना करना पड़ रहा है मुश्किलात में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और जिसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। प्रोग्राम के इस हिस्से में जहाँ हमने एक तालिब इल्म के हवाले से जो उसके इश्यूज़ हैं, उसके करियर के हवाले से जो काउंसलिंग है, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि किस किस पहलुओं से गुजर कर वो इस एजुकेशन सिस्टम में किन किन सुखम से गुजरा है ना। जो असातिज़ा हैं उनको किस किस तरह के जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से जिद्दत आती जा रही है टेक्नोलॉजिकल वाइज, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस तरह से सॉरी टू से हमारा अपडेटेड या अपग्रेडेड नहीं है। हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त इब्राहिम साजिद मलिक साहब से, जिन्होंने तकरीबन 30 साल से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सर्विसेज दी हैं एज आ टीचर, एज आ इंस्ट्रक्टर, PhD लेवल इनका है, और अब जो है वो यहाँ पर सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। मैं आपके तजर्बे से ये जानना चाहता हूँ, व्हाट ब्रॉट यू बैक हियर, और अब यहाँ पे जो चीज़ें आपने 30-32 साल पहले छोड़ी थी वो आज भी वैसी हैं या कुछ तब्दीली वाकई हुई? नहीं, माशाल्लाह बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव बहुत सी तब्दीलियाँ आई। देखिए, मुझे वापस क्यों आना पड़ा, क्योंकि जब ऑनलाइन एजुकेशन पेंडेमिक के बाद जब यहाँ पे सारे अदारों को ऑनलाइन जाना पड़ा, मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ ऑनलाइन एजुकेशन है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स ऑनलाइन को सपोर्ट करता रहा हूँ बहुत ही अर्ली टाइम से ना, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन उस वक्त फैशनेबल नहीं थी। लोग कहते थे यार ये क्या डिग्री है। मैं उस वक्त से उसमें जब मैं यहाँ पर आया, मुझे
बहुत हैरत हुई 2 बातों की। नंबर 1 कि कुछ डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। ओके। जो सरकारी अदारे हैं उनके अंदर तो ना कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि क्रिटिकल टूल होता है तलबा के लिए भी और असातिज़ा के लिए भी। आप जब एक साथ फेस टू फेस नहीं बैठे तो आप किस तरीके से कोलैबोरेट करें। डिस्पैरिटी का हाल ये देखें कि जब आप प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं जहाँ पे कि बच्चों से 20,000 25,000 माहाना फीस ली जाती है, उनके पास वो सिस्टम्स मौजूद थे। ओके, मतलब वही सस्ते और महंगे वाला, सस्ते और महंगे वाली बात। ठीक हो गया, ठीक है ना। एक बदकिस्मती से तालीम में भी ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो असातिज़ा को आया वो ये कि ऑनलाइन तो आ गए, वो जूम के ऊपर बैठ के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका स्टाइल जो था वो वही था जो लेगेसी स्टाइल था कि जैसे वो क्लास में बैठ के पढ़ा रहे हैं। मतलब एक फिक्स सेट स्किल था। ठीक है। उनको किसी ने नया, उन्होंने उन असातिज़ा की तालीम की तरबियत नहीं हुई थी, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि ऑनलाइन में आप कैसे पढ़ाते हैं। अब वो एसिमेट्रिकल एजुकेशन और सिमेट्रिकल एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस होता है। माशाल्लाह कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान में इसके ऊपर ट्रेनिंग की, अपने असातिज़ा को भी पढ़ाया, अपनी टेक्निकल टूल्स भी लेकर के आए। उसकी वजह से मेरे ख्याल से हमने एक बहुत बड़ा लीप लिया है पाकिस्तान ने। पोस्ट कोविड जो सूरत हाल रही है तो हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन की बात थी, तालिब इल्म तो जा ही रहे जो कि अभी भी सिलसिला रुका नहीं, असातिज़ा भी जा रहे हैं। किसी वेस्ट की डिग्री हो तो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, लोकली वापस आके करें। ये इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए ये तो हमारी कॉलोनाइजेशन की अभी तक थंबप्रिंट्स है ना कि अगर कोई जो है गोरा आ जाता है हमारे यहाँ तो उसके बाद उसकी ज़्यादा तनख्वाह होती है। अनफॉर्चुनेटली प्रोविंशियल HEC और CHIC वो जो है वो आपको पॉइंट्स देती है एक्स्ट्रा कि अगर आपके पास फॉरेन फैकल्टी हो। अच्छा। अब आप बताएं यार ये कहाँ, तो बेचारा जो लोकली पढ़ा है और लोकली पढ़ के अपनी सर्विसेज दे रहा है इदारे में, वो कितना डिसहर्ट होगा? ऑफ कोर्स डीमोटिवेटेड हो जाते हैं लोग ना। वो कहते हैं यार ये क्या बात है कि कोई इंसान जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, चाइना से पढ़ के आ जाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं पढ़ाने के, और मैं यहीं पे ज़िंदगी भर मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ लेकिन मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिल रही। You're right कि हमें एजुकेशन को ऑर्गेनिकली बढ़ाना भी ज़रूरी है। हमें जो है ना घाना से भी प्रोफेसर्स बुलाने चाहिए और अपने प्रोफेसर्स हमें साउथ अफ्रीका, डाइवर्सिफिकेशन की बड़ी ज़रूरत है जिस किस्म का इस वक्त ग्लोबलाइजेशन चल रही है, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटाइज करने लगे अपने नेटिव, अपने इंडिजिनस टैलेंट को ओवर एन इम्पोर्टेड वन, इससे आप फिर खुद से अहम शोबे में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं जिसका मकसद ही डिफरेंसेस को ख़त्म करना है। Absolutely. सर क्या हल समझते हैं? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल फुटप्रिंट्स ऑन आवर करिकुलम। हमें ये पता करना चाहिए कि आखिर हम जो पढ़ा रहे हैं वो वाकई हमें पढ़ाना भी चाहिए कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो है अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बाहर से लाई हुई किताबें रटाने के बजाय हमें उनको इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखानी चाहिए। हमें उनको सिखाना चाहिए कि भाई आपने प्रोग्रामिंग तो सीख ली, जब आप जॉब के इंटरव्यू पे जाओ तो आपको बात कैसे करनी है, आपको रेज्यूमे कैसे लिखना है, पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है उसके एक इंडिविजुअल। इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको एक इसमें इमाम गजाली जो हैं उनकी एक पैरागॉजी अगर आप कभी पढ़ें तो 3 चीज़ों पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर तालिब इल्म को ग्रामर जिसको बोलते हैं नहू और नफू वो पढ़ाएं, उनको मंतिक पढ़ाएं, है ना, और उनको बलागा पढ़ाएं। बलागा का मतलब है रेटोरिक, ठीक है ना। अब अगर देखें हम अगर मैथ, लॉजिक एंड कम्युनिकेशन अगर अभी तक लोगों की फंडामेंटल्स नहीं ठीक कर पा रहे तो हम फिर कैसी स्पेशलाइज्ड चीज़ों पे हम उन पे वर्क कर सकेंगे। एक और चीज़, क्या इतना आसान है कि पूरे मुल्क में या पूरे तालीमी निज़ाम में पाकिस्तान के हम वंस एंड फॉर ऑल करिकुलम को रीडिज़ाइन करें? कर सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अमेरिका ने ट्राई किया, फेल हो गए। अच्छा। आप वन सोल्यूशन तो कहीं भी फिट नहीं होता। okay. आप उस बच्चे को जो कि बदीन में बैठा है, अगर आप वही चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जो बच्चा जो है सवात में, एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स, मैथ तो वही 2+2 रहती है ना, लेकिन उसकी जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है अगर आप उससे निकाल देते हो ना तो बहुत सारी भी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती। तो शायद यही वजह है कि जिस वजह से हम इस शोबे में इफ्स एंड बट्स का शिकार हैं, तो कुछ चीज़ें अपनी जगह स्टैग्नेंट होकर रह गई। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वैल्यूएबल पॉइंट्स को हाईलाइट किया और स्पेशली असातिज़ा को इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में किन मसाइल का सामना है बहुत अहमियत रखते हैं। प्रोग्राम में इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, HEC और मज़ीद हाइप्स का पॉइंट इस हवाले से आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में अपने इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे मुल्क के एक नामी ग्रामी एजुकेशनिस्ट से जो कि एजुकेशन के शोबे में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सर्विसेज फराहम कर चुके हैं और अब एज अ वाइस चांसलर इकरा यूनिवर्सिटी कराची में अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। वसीम काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुल्क में अगर एक तालीम का निज़ाम नाफिज होता है तो इसमें कोई कबाहत है? देखिए, डिपेंड करता है कि एक तालीमी निज़ाम से क्या मुराद है आपकी। ठीक है। अगर एक तालीमी निज़ाम से मुराद आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल दी क्लासेस है तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। अगर एक तालीमी निज़ाम से आपकी मुराद ये कि वो जो मेयार तालीम जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह का उन तमाम बच्चों को भी मैसर आए जो कि औरंगी टाउन में, कश्मोर में, जैकबाबाद में या खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। यानी हम जितनी ज़्यादा सहूलियात और जितने ज़्यादा मौक़े अपने बच्चों को दे सकें बैनुल-अक़वामी मेयार के, तो इस तरह का एक तालीमी निज़ाम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। अब इसका एक एकेडमिक पहलू भी है। अब वो एकेडमिक पहलू ये है कि हम अपनी डाइवर्स कल्चरल नीड्स को देखते हुए क्या हम उस एकेडमिकली एक तालीमी निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। ये इसका एकेडमिक पहलू है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई है। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बहस की है कि भाई आपका जो निसाब है वो कैसे कैसे कल्चरल डिफरेंस के साथ और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। तो ये दो अलग अलग पैराए हैं। मैं इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है और जो निज़ाम है वो सबके लिए यकसा होना चाहिए। जिस तरह से आपने औरंगी कश्मीर की एग्जाम्पल दी है, जो चीज़ें हमने अभी तक एक्सप्लोर की हैं उसमें बड़े शदीद डिफरेंसेस हैं, और जो आज का बच्चा है और जो आज का टीचर है उसके लिए फिर आप क्या टारगेट समझते हैं? देखिए जी, टेक्नोलॉजी ने जो है ना वो ये हमें बहुत बड़ा मौका फराहम किया है कि हम सब एक पेज पे आ सकें इंटेलेक्चुअली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज वाइज, और वो जो हमारे तालीम के इश्यूज़ हैं, एक्सेस के, क्वालिटी के, उसको हम बाकायदा इम्प्रूव कर सकें और उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। तो हमें टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। और हमारे पास जो इदारे हैं इस सतह पर, मेड बी हायर एजुकेशन का इदारा, मेड बी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के इदारे, हमें उनकी इस्तेदाद पर, उनकी कैपेसिटी पर और उनकी पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हम एक होलिस्टिक पॉलिसी किसी तरीके से ले आएँ एजुकेशन के हवाले से, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक बने प्राइमरी एजुकेशन और कनेक्शन बने प्राइमरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और हायर एजुकेशन। कल साहब, बहुत शुक्रिया। टीम हम आवाज़ को आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और यूनिवर्सिटी के एंड से या जामिया के एंड से जो इश्यूज़ हैं वो हमने आपके सामने रखे कि क्या क्या टारगेट इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। अताउर रहमान साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि HEC इस पूरे मामले में अपना क्या किरदार अदा कर सकता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे फाउंडिंग चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब से, और उनके सामने तमाम तर गुजारिशात रखेंगे और उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे कि किस तरीके से इस मामले में मज़ीद बेहतरी की जा सकती है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। टीम हम आवाज़ को आपने वक्त दिया। मैं सर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ गया, तालिब इल्मों से बात की, तलबा से बात की, मुख्तलिफ स्कूलों से जब वो पढ़ कर आ रहे हैं कि यूनिफाइड सिस्टम नहीं है, तो किसी का लेवल कुछ और है, किसी का लेवल कुछ और है। फिर जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं तो ये शिकायत मिली कि जी हमारा जो करिकुलम है वो 20-30 साल पुराना है। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि इसमें हमें कितनी जहद करने की ज़रूरत है? बात यह है कि जो 3 बड़े मसाइल हैं। नंबर 1, 18वीं अमेंडमेंट के बाद तालीम जो है वह तकसीम हो गई है। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो देखती है इस्लामाबाद और फेडरल टेरिटरीज़ में जो कुछ पॉलिसीज़ हैं। 4 प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ हैं और प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो जो एक तो 5 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के तहत लोअर लेवल एजुकेशन है और उसकी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है। दूसरा यानी कि चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं। जी ठीक है, मज़ीद बेहतरी के बजाय कोलैप्स हो रही है। जी हाँ, एक बड़ा इशू है और इसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ हमें आना चाहिए। दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ 20 से ज़्यादा बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस हैं। हर एक जो है अपने अपने तरीके से इम्तिहान लेता है, हर एक के अपने अपने मायार हैं, तो इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। तीसरा बड़ा मसला ये है कि आपके यहाँ हमने मुख्तलिफ प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन बना दी हैं फेडरल HEC के अलावा। तो यूनिवर्सिटीज़ परेशान हैं
कॉलेजेस परेशान हैं कि हम इसकी बात माने या उसकी बात माने, तो वहाँ भी एक ज़रूरत है कि हम उसको ठीक करें उन मामले को, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं उनको निगरानी बहुत कम होती है जिन पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिन पे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ को तो फिर भी हायर एजुकेशन कमीशन जो फेडरल एचईसी है वो फंडिंग दे देती है, लेकिन कॉलेजेस को प्रोविंसेस को देना चाहिए, या जो डिग्री अवार्डिंग कॉलेजेस हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट को देना चाहिए। कॉलेजेस बहुत कमज़ोर हो गए हैं और वहाँ पे तालीम का मयार बहुत ही पस्त है। तो ये पूरे निज़ाम को जो है हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंट पास में एक डेवलपमेंट हुई कि जी यूनिफाइड जो है वो एक तालीमी निज़ाम होना चाहिए, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। एज ए एजुकेशनिस्ट एंड अ सीनियर पर्सन आप इसको कैसा देखते हैं? क्या बहुत मुश्किल है ये होना? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखें कि ओ लेवल देख लें, ए लेवल देख लें, सिर्फ बरतानिया में नहीं बल्कि दुनिया के कितने इलाकों में ओ लेवल का एक फॉलो किया जाता है और एक सिस्टम है। मसला ये है कि जैसे मैंने कहा कि आपके यहाँ फ्रेगमेंटेड सिस्टम है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कह नहीं सकती प्रोविंसेस को कि ये करो या ये ना करो, क्योंकि उनके कोई सिर्फ मिलकर कोशिश करके उनको राज़ी कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा अहम प्रॉब्लम है वो मयार का है। वो एक तो ये कि हमें जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड्स का मयार अच्छा होना चाहिए, और दूसरे करिकुलम जो है वो गाइडलाइंस के तौर पे होना चाहिए, और फिर बहुत सारी किताबें हों उसमें से लोग पढ़ें। और इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते अगर 5 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के तहत। अगला सवाल यही पूछने वाला था, क्योंकि आपने पहले पॉइंट में कहा था कि जी इंटीग्रेशन। अब इस सिनेरियो में जो इस वक्त सूरत हाल है और पोस्ट कोविड जो टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, जिसकी टास्क फोर्स को आप हेड भी कर रहे हैं लोकली पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि HSC या प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान के पास कितना बड़ा टारगेट है इन सारे मामलात को देखते हुए? ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो टास्क फोर्स बनाए हैं, जिनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टास्क फोर्स का मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन ज़्यादा अहम नॉलेज इकॉनमी का टास्क फोर्स जिसके प्राइम मिनिस्टर खुद चेयरमैन हैं और मैं वाइस चेयरमैन हूँ, उसके तहत बहुत ही ऐसी प्रोजेक्ट्स तेज़ी से उन पर अमल दरामद हो रहा है जिससे एक बहुत बड़ा इनकलाब पाकिस्तान में इस वक्त आ रहा है। कोई 100 अरब रुपए की प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मंजूर हो चुकी हैं और उन पर अमल दरामद हो गया है, जिसमें एक मिसाल में पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी है जो हरीपुर में, जिसमें 8 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर पार्टनर कर रही हैं, अपनी डिग्रियाँ देंगी। सियालकोट में एक नई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन रही है और सारा जोर न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर है। तो इससे जो पुराना हमारा इतना बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स है, इतना बड़ा जो एक सिस्टम है, उसका फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ जब कोई नई चीज़ होती है तो पुरानी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती है, खाइफ हो जाती है? नहीं, ये 100 अरब रुपए जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ में ही ज़्यादातर खर्च हो रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी, जैसे कि मिसाल के तौर पर 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप्स के लिए मंजूर हुआ है ताकि हमारे ज़हीन तरीन बच्चे जो हैं वो बाहर जाके PhD करें और वापस आएँ। इसी तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन जिसका आपने जिक्र किया, ऑनलाइन एजुकेशन, 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए, क्या हमारी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसको फैलाया जाए और उससे क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो स्टैनफर्ड की हो, चाहे MIT की हो, चाहे हार्वर्ड को, पाकिस्तान में आ सके। इसी तरीके से जीनोमिक्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत के अंदर बहुत सारे सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बन रहे हैं इस वक्त। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। तो एक बहुत बड़े लेवल पर, और इसका आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का बजट सिर्फ 1 अरब रुपए से भी कम था आज से 2 साल पहले। अब ये 100 अरब रुपए की प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो एक यानी कि 100 गुना ज़्यादा, यानी कि ये तो एक खुशाइन बात है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ, हमारे निज़ाम में, हमारे सिस्टम में, मुल्क में रही है कि जब हायर लेवल पे कोई चेंज होता है, चेंज ऑफ अथॉरिटी होता है, तो फिर सारी चीज़ें जो की जाती हैं वो वहाँ की वहाँ रह जाती हैं। नाउ आफ्टर नोइंग दिस मुझे खुशी ज़रूर हो रही है कि चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड अच्छी होंगी। तो इस चीज़ में कोई ऐसा है कि पॉलिसी का तसलसल रहे, उसमें कोई रुकावट ना है? बिल्कुल। जो हायर एजुकेशन के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी हैं उनको रेगुलर प्रेजेंटेशन दी जाती है। मैं ख़ुद उसमें जाके देता हूँ इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में। जो तालीम पर जो कमेटी है हायर एजुकेशन की, उसमें सारे जो पार्टीज़ हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, सिर्फ मौजूदा हुकूमत की पार्टी नहीं है। और इसकी और उनको फिर हम साथ लेके चलते हैं ताकि तसलसल जो है रहना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर सारा व्हाई डोंट 18 अमेंडमेंट के बाद वो फिर जो है वो सूबों में अलग सिस्टम की बात करते हैं और वफाक का एक अलग सिस्टम जो कि मौजूद है, जब वो वहाँ पर यकसा हैं, इसमें नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए। और 18वीं अमेंडमेंट से मेरे ख्याल से तालीम और सेहत के शोबों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हुई है। हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले गए। जैसे मैंने कहा कि हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है, तो वी नीड टू रियली चेंज दैट। और कम से कम तालीम और सेहत में
हमें 18वीं अमेंडमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, उस पर अप्लाई ना हो, बाकी चीज़ें वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल। आपने पीएचडी की बात की कि जी जो बजट रखे गए हैं कि पीएचडी के लिए, हमारे यहाँ से जो ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में देखता है जॉब नहीं है, वो बाहर की जाने की बात करता है। ब्रेन ड्रेन हर साल हो रहा है और विद इन दीज डेज भी एक आदाद शुमार तगड़ी आई हैं। इस पे कुछ फोकस है कि इसको रोका जाए, कुछ इस पे बेहतरी लाई जाए कि ताकि यहाँ की सर्विसेज यहीं मिलें? अभी तकरीबन 2 महीने पहले एक नया सैलरी स्ट्रक्चर सिस्टम जो मैंने उस ज़माने में इंट्रोड्यूस किया था, जो 10-year ट्रैक सिस्टम था सैलरीज का, वो डिके हो गया था। अभी प्राइम मिनिस्टर ने तय किया है और ये अप्रूव हो चुका है कि 100% इंक्रीज़ हो रही है 10-year ट्रैक सिस्टम में असातिज़ा की सैलरीज में, जो 10-year ट्रैक सिस्टम में है, या 35% इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि तनख्वाहें जो हैं वो तकरीबन 9-10 लाख रुपए महीना हो जाएंगी जो हमारे असातिज़ा हैं अंडर दिस सैलरी स्ट्रक्चर। और इसके तहत बहुत सारे लोग जो बाहर पहले भी गए हुए थे, वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए थे और यहाँ पे सर्व किए। 600 लोग ऐसे प्रोफेसर थे जो अमेरिका से, यूरोप से पाकिस्तान आए थे। अब ये दोबारा ये सिलसिला शुरू हो रहा है क्योंकि तनख्वाहें बेहतर हो गई हैं, रिसर्च ग्रांट्स दी जा रही हैं। तो रिवर्सिंग द ब्रेन ड्रेन ये जो है बहुत अहम है और इसमें ऑलरेडी एक बहुत अहम कदम उठा लिया गया है। आई विश ऐसा हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी अहम अनुकात पर आपने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब से हमने बात की है HEC के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो चीज़ें होने जा रही हैं वो अब आपके सामने रखी हैं। जो सूरत हाल नज़र आई थी ग्राउंड को सुनने के बाद, तो अब यहाँ पे ये नरेटिव के बाद नज़र ज़रूर आ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो ख़दशात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, बट पॉलिसी का एक जैसा रहना बहुत अहम है तालीम के शोबे में। आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा और टीम हम आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।